नमस्कार, मैं आचार्य प्रणव कुमार मिश्र, बीएसएनबी पीजी कॉलेज। आज हम अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी साहित्य में इकाई 3 और इकाई 4 का अध्ययन करेंगे। इकाई 3 आदिवासी विमर्श, अवधारणा और आंदोलन। आदिवासी विमर्श, अवधारणा और आंदोलन के अंतर्गत विमर्श से क्या तात्पर्य है, आदिवासी किन्हें माना गया, इस पर हम आज दृष्टि डालेंगे। आदिवासी विमर्श की पृष्ठभूमि को समझेंगे, आदिवासी साहित्य की अवधारणा से परिचित होंगे, अस्मितामूलक विमर्श में आदिवासी विमर्श का क्या स्थान है, इसको हम आज समझेंगे। आदिवासी साहित्य विमर्श की परंपरा से परिचित हो सकेंगे। विमर्श से तात्पर्य क्या है। 20वीं सदी विमर्शों की सदी है। इस सदी में समाज के सभी वंचित समूहों ने अपने लिए अपने हक, अधिकार और अपनी अस्मितागत पहचान के लिए जो निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है, ये लड़ाई उन्होंने किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि अपने पक्ष में लड़ी जा रही है। और हिंदी साहित्य में जो विभिन्न विमर्श रहे, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, वृद्ध विमर्श, किसान विमर्श, उन विमर्शों में समाज के वंचित वर्गों ने कहानी, कविता, उपन्यास, आत्मकथा और अन्य विधाओं के माध्यम से साहित्य जगत में मुख्य धारा का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इन सभी विमर्शों में शोषित समाज के हक के लिए जो लेखक हैं वो बड़े जोरदार तरीके से लेखन कार्य कर रहे हैं। आधुनिक समय में दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये अस्मितामूलक विमर्श के महत्वपूर्ण विषय हैं और इन विमर्शों के माध्यम से वो अपनी पहचान, अपने अस्तित्व और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। समाज में ये सभी वर्ग अज्ञानता के अंधकार में जी रहे थे। अस्मिता का बोध होने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। इन सभी वर्गों में शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने अधिकारों और अस्मिता के लिए एक जागरूकता आई है। आदिवासी विमर्श और आंदोलन इसमें नवीनतम है। इन आंदोलनों ने साहित्य को नई धारा दी है, समाज को नई दिशा प्रदान की है। आदिवासी साहित्य आने से पहले बाहरी समाज आदिवासी दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। आदिवासी लेखन ने साहित्य जगत को एक नई विश्व दृष्टि दी, नए आयाम दिए। आदिवासी किन्हें माना गया, आदिवासी कौन है, ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी। इसका मूल अर्थ है मूल निवासी होना। 2011 की जब जनगणना हुई, उसमें आदिवासियों की संख्या भारत में लगभग 8.6% थी। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में प्रमुख रूप से गोंड, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, नायक, भील, सहारिया, संथाल, भूमिज, हो, उरांव, पारधी, भिलाला, मीणा इत्यादि प्रमुख जनजातियां हैं। आदिवासी प्रारंभ से ही प्रकृति के पूजक रहे और उन्होंने प्रकृति का संरक्षण किया। इन्होंने जंगल, पेड़, पौधे, पशु, उनसे इन्हें अगाध स्नेह रहा। इनका मुख्य हथियार तीर धनुष रहा और सादा जीवन शैली और पारंपरिक भोजन, शालीनता, शर्मिला स्वभाव, इनके व्यक्तित्व की यही पहचान है। और आदिवासियों के आतिथ्य सत्कार को लेकर ये लोग जड़ी बूटी और औषधियाँ का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छी तरह से है। अपनी संस्कृति, भूमि और अपनी भाषा से इन्हें बेहद प्रेम है। पारंपरिक कला, गीत संगीत और पूर्वजों द्वारा स्थापित परंपरा का ये आज भी निर्वहन कर रहे हैं। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजाति लोक के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में ये पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आदिवासी विमर्श की पृष्ठभूमि क्या है। 2.5 दशक से उदारीकरण और वैश्वीकरण
की जो तेज प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण आदिवासियों के जीवन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप को बढ़ाया। इसके कारण उनके जल, जंगल और जमीन से संबंधित पारंपरिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ। इसने आदिवासी क्षेत्रों में उनके संघर्ष को तेज किया और इस संघर्ष में राज सत्ता एवं प्रशासन का हस्तक्षेप, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारपोरेट के पक्ष में तथा आदिवासियों के विरुद्ध रही। इसने आदिवासियों के समक्ष अस्तित्व और अस्मिता के विकट प्रश्न को जन्म दिया, जिसमें यदि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को अहमियत देते तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, और अगर वे अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं तो उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। यूनेस्को ने भारत की जिन 196 जन भाषाओं को अस्तित्व के लिए खतरा बताया, उसमें अधिकांश भारत की आदिवासी भाषाएं हैं। यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें आदिवासियों के अस्तित्वगत एवं अस्मितागत बेचैनी ने एक पृथक एवं स्वतंत्र धारा के रूप में आदिवासी विमर्श की संभावनाओं को बल प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप दलितों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आदिवासियों की समस्याओं पर लेखन की दिशा में खुद आदिवासियों ने पहल की। अब हम चर्चा करेंगे आदिवासी साहित्य की अवधारणा। आदिवासी साहित्य के नाम पर मुख्यतः 3 तरह का साहित्य हमारे सामने आता है। एक तो आदिवासियों ने स्वयं जो साहित्य लिखा, उनके बारे में लिखा गया साहित्य और उनके दर्शन को बनाकर लिखा गया साहित्य। आदिवासियों के बारे में लिखे गए साहित्य को आदिवासी साहित्य के रूप में दावा करना सहज है। रेणु के मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल में संथाल प्रसंग एक जगह आता है। योगेंद्र सिन्हा के वन लक्ष्मी में आदिवासी साहित्य की शुरुआत हम मान सकते हैं। कुछ लोग तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आए वन प्रसंगों को आदिवासी साहित्य मान लेते हैं। इस दृष्टि से विश्लेषण करने लगते हैं, परिणाम ये होता है जहां भी वन, जंगल या किसी आदिवासी समुदाय का जिक्र आता है, उसे ही आदिवासी साहित्य मान लिया जाता है। जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी के आखिरी दशक में प्रमुखता से उभरे आदिवासी साहित्य के आंदोलन के बारे में जो ये भ्रम का निर्माण होता चला आ रहा है, इस बात को लेके आदिवासी चिंतकों को चिंता हुई और उन्होंने इसे आदिवासी साहित्य मानने से इनकार कर दिया। इस तरह आदिवासी साहित्य के बारे में एक दूसरा विचार भी आता है कि आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित्य ही आदिवासी साहित्य है। यह विचार स्त्रीवादी साहित्य और दलित साहित्य के प्रभाव से निर्मित हुआ है। जाहिर है इस तर्क की अपनी सीमाएं हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता किसी साहित्य का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। आज तक आदिवासी साहित्य, आदिवासी समाज अनेक गहरे सांस्कृतिक हमलों से गुजर रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज का सच लिखने के लिए केवल किसी समुदाय में पैदा होना काफी नहीं है। इस प्रक्रिया में आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर विचार सामने आता है कि आदिवासी दर्शन को आधार बनाकर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य माना जाए। जाहिर है कि आदिवासी दर्शन वह तत्व है जो आदिवासी समाज और साहित्य को शेष समाज और साहित्य से अलग करता है। आदिवासी जीवन का मूल और जिस पर जो चौतरफा हमले हो रहे हैं, इसलिए जहां आदिवासी दर्शन आदिवासी साहित्य की मूल शर्त है, वहीं इसे बचाना भी आदिवासी साहित्य आंदोलन का मुख्य ध्येय है। निष्कर्ष रूप में आदिवासी साहित्य आदिवासी दर्शन पर आधारित साहित्यिक आंदोलन है जो आदिवासी परंपरा से अपने तत्व लेता है और 21वीं सदी के पहले दशक में अकादमिक जगत में अपना अलग साहित्यिक आंदोलन होने का दावा प्रस्तुत करता है। समकालीन आदिवासी लेखन की शुरुआत हमें उदारवाद, बाजारवाद और भूमंडलीकरण के उभार से मानना चाहिए। भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों ने आदिवासी शोषण, उत्पीड़न की प्रक्रिया तेज की, इसलिए इसका प्रतिरोध भी मुखर हुआ। शोषण और इसके प्रतिरोध का स्वरूप राष्ट्रीय था, इसलिए प्रतिरोध से निकली रचनात्मक ऊर्जा का स्वरूप भी राष्ट्रीय था। आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई रचनात्मक ऊर्जा का नाम ही समकालीन आदिवासी साहित्य आंदोलन है। आदिवासियों ने किसी कौम पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए बार बार विद्रोह किया। पिछली 2 सदियां
आदिवासी विद्रोहों की गंवा रही हैं। इन विद्रोहों से रचनात्मक ऊर्जा भी निकली, लेकिन वो मौखिक ही रही। पूर्वोत्तर भारत में लगभग 150 साल पहले संथाली आदि मध्य आदिवासी भाषाओं में 1950 के आसपास से आदिवासी कलम ने अपने स्वरों को शब्दों में ढालना शुरू किया। आज़ादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारतीय राजनीति से साहित्य तक में आदिवासी चेतना की गूंज सुनाई देने लगी। बाद के आदिवासी लेखन को उसी के विकास का रूप देखा जा सकता है। पुरखौती रूप में मौजूद आदिवासी साहित्य, जहाँ प्रकृति और प्रेम के विविध रूपों के साथ रचाव और बचाव का साहित्य है, वही समकालीन आदिवासी लेखन अस्मिता की खोज, दिकुओं द्वारा किए गए शोषण के विविध रूपों के उद्घाटन तथा आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संकटों और उनके खिलाफ हो रहे संघर्ष का साहित्य है। आदिवासी साहित्य विविधताओं से भरा है। समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा का लाभ आदिवासी साहित्यकारों को मिला है। आदिवासी साहित्य की उस तरह कोई केंद्रीय विधा नहीं है जिस तरह स्त्री साहित्य और दलित साहित्य की आत्मकथात्मक लेखन है। आदिवासी रचनाकारों ने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संघर्ष में कविता को अपना मुख्य हथियार बनाया। आदिवासी साहित्य में आत्मकथात्मक लेखन केंद्रीय स्थान नहीं बना सका, क्योंकि स्वयं आदिवासी समाज आत्म में नहीं समूह में विश्वास करता है। परंपरा, संस्कृति, इतिहास, कला से लेकर विद्रोह तक सब कुछ सामूहिक है। समूह की बात आत्मकथा में नहीं, जन कविता में ज्यादा अच्छे से व्यक्त हो सकती है। आदिवासी साहित्य विरसा, सिंधो, कान्हू, सिनगी, दई, फूलो, झानो, माकी, मुंडा, गोंड, रानी दुर्गावती और तमाम आदिवासी पुरखों के जीवन और आंदोलनों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। अब आदिवासी विमर्श की परंपरा, आदिवासी साहित्य की परंपरा की पड़ताल करने के लिए आदिवासी साहित्य के स्रोतों का अध्ययन करना जरूरी है। हमारी परंपरागत समझ ये है कि किसी महानगर के किसी वर्चस्वशाली भाषा के ज्ञात प्रकाशक के यहाँ मुद्रित, प्रकाशित, पुरस्कृत, प्रशंसित पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी किताब ही श्रेष्ठ साहित्य है। अतः हमें इस प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। साहित्य की किताबें अक्सर इसी प्रक्रिया में चर्चित हुआ करती हैं। आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर विचार करते वक्त हमें इस परिपाटी को छोड़ना होगा, तभी हम आदिवासी साहित्य का सही स्रोत सामग्री का चयन कर पाएंगे और इसकी परंपरा की पड़ताल कर पाएंगे। आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य और मौखिक परंपरा आदिवासी साहित्य का मूल स्रोत है। सिर्फ हिंदी में लिखित मुद्रित आदिवासी संबंधी लेखन को आदिवासी साहित्य कहना उचित नहीं है। मौखिक साहित्य इसका मूलाधार है। आदिवासी साहित्य की परंपरा को हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पुरखा साहित्य, आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की परंपरा, समकालीन हिंदी साहित्य, आदिवासी लेखन। पुरखा साहित्य से क्या तात्पर्य है? आदिवासी दर्शन व साहित्य का मूलाधार पुरखा साहित्य है। पुरखा साहित्य आदिवासी समाज में हजारों वर्षों से जारी मौखिक साहित्य की परंपरा है। 20वीं सदी में इसके संकलन, संपादन और प्रकाशन के कार्य हुए हैं। आदिवासी चिंतक इस मौखिक परंपरा को मौखिक साहित्य या लोक साहित्य कहने के बजाय पुरखा साहित्य कहते हैं, और इसके पीछे तर्क वो ये देते हैं कि मौखिक साहित्य कहने से कुछ पता नहीं चलता है किसका मौखिक साहित्य, कैसा मौखिक साहित्य। दुनिया के तमाम समाजों में लिखित से पहले मौखिक साहित्य की परंपरा रही है। उससे अलगाने के लिए आदिवासी चिंतक आदिवासी मौखिक परंपरा को पुरखा साहित्य कहते हैं। इस प्रक्रिया में वे इसे लोक साहित्य से भी अलग बताते हैं। इस संदर्भ में आदिवासी चिंतक वंदना टेटे लिखती हैं, चूंकि आदिवासी समाज में बाहरी समाज की तरह लोक और शास्त्र का भेद नहीं है, इसलिए साहित्य को भी इसमें नहीं बांटा जा सकता है। आदिवासी समाज और संस्कृति में पुरखों का बहुत महत्व है और मौखिक परंपरा में मिलने वाले गीत, कथाएं आदि भी पुरखों ने रची हैं। इसलिए इस मौखिक परंपरा को सम्मिलित रूप से साहित्य कहना चाहिए। आदिवासियों पर बाहरी समाजों के हमलों का इतिहास काफी पुराना है और उतना ही पुराना उनके पुरखों की सजगता है उनके प्रति। एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि एक कविता है, रास्ते में एक जोड़ा जो लूदम फूल है, उस फूल को ये बेटी किसी ने तोड़ लिया, रास्ते में अटल फूल की जो कतार है,
हे बेटी किसने छिनगा लिया, चमचमाते हुए शिकारियों ने फूल तोड़ लिया, झलकते हुए अहेरियों ने डाल को छिनगा दिया, शिकारियों ने जो फूल को तोड़ा, हे बेटी चोटी से ही तोड़ लिया, अहेरियों ने जो डाल को छिनगा दिया, सो हे बेटी नीचे से ही छिनगा दिया, शिकारियों ने जो फूल को तोड़ा, हे बेटी उनकी फुनगी मुरझा गई, अहेरियों ने जो छिनगा दिया, हे बेटी उसका तना कुम्हला गया। बांसुरी बज रही है। तो ये जो गीत है मुंडारी पुरखा गीत का हिंदी अनुवाद है। तमाम आदिवासी भाषाओं में इस तरह की सामग्री बिखरी है। आज जरूरत इस बात की है कि उनके प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने का और उस साहित्य को सहेजने का, आदिवासी दर्शन और साहित्य की सही परंपरा से, जिससे लोग वाकिफ हो सके। आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य की परंपरा। आदिवासी भाषाओं में लिपियां विकसित होने की शुरुआत अब से लगभग 150 पहले शुरू हो गई। अब तक 1 दर्जन से अधिक आदिवासी भाषाओं की लिपियां तैयार हो चुकी हैं। कई आदिवासी भाषाओं ने पड़ोस की किसी बड़ी भाषा की लिपि को स्वीकार कर लिया है। निष्कर्षतः आदिवासी भाषाओं में लेखन और मुद्रण की परंपरा 100 साल से अधिक पुरानी है। इस परंपरा की पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा स्रोत सामग्री के अनुसार मिन्नस ओड़े का मतुराय कहानी नामक मुंडारी उपन्यास पहला आदिवासी उपन्यास है। यह 20वीं सदी के दूसरे दशक में लिखा गया है। इसके एक भाग का अनुवाद हिंदी में चलो चाय बागान शीर्षक से किया गया। आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य का यह महत्व है कि इसमें विधाएं भले ही बाहरी समाजों और भाषाओं से ली गई, लेकिन रचनाकार अपनी मातृभाषा में लिख रहा है, इसलिए इसमें अव्यक्त विचार और दर्शन मौलिक है। पूर्वोत्तर की खासी, गारो आदि भाषाओं में शौर्य गाथाओं की लंबी परंपरा है। धीरे धीरे हिंदी अपनी अन्य भाषाओं से भी इसका अनुवाद इसमें होने लगा है। ढेरों आदिवासी भाषाओं के लेखन में बिना गैर आदिवासी भाषाओं से प्राप्त सामग्री के आधार पर आदिवासी साहित्य के बारे में बनाई गई जो राय है वो अधूरी और भ्रामक। अब भी हर साल आदिवासी भाषाओं में सैकड़ों किताबें प्रकाशित हो रही हैं। हालांकि स्पष्ट समझदारी के अभाव में कहीं उसे आदिवासी लोक साहित्य कहा जा रहा है तो कहीं लोक कथाएं। समकालीन हिंदी साहित्य और आदिवासी लेखन। पुरखा साहित्य और आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य से प्रेरणा ग्रहण कर बाहरी साहित्य के अभाव में हिंदी, बंगला, तमिल, मलयालम, उड़िया आदि भाषाओं में भी लेखन कार्य शुरू हुआ है। हर भाषा में इसकी शुरुआत के समय में थोड़ा बहुत फर्क है। हिंदी में इसकी शुरुआत 3 दशक पहले से मानी जाती है। हिंदी के लेखकों के प्रभाव में आदिवासियों ने मुंडारी, संथाली, खड़िया आदि भाषाएं छोड़कर हिंदी में लिखना शुरू किया है। हिंदी आदिवासी कविता में पहला नाम जो आता है वो सुशीला सामंत का, लेकिन उसके बाद ये निरंतरता का अभाव दिखाई देता है। समकालीन हिंदी आदिवासी कविता की शुरुआत हम रामदयाल मुंडा की कविताओं से मान सकते हैं, जिन्होंने मुंडारी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं। उसके बाद ग्रेस कुजूर, रोज केरकट्टा, हरिराम मीणा, महादेव टोप्पो, निर्मला पुत्तल, वंदना टेटे, विजय सिंह मीणा, ज्योति लाकड़ा, अनुज लुगुन, जसिंदा केरकेट्टा आदि का नाम उल्लेखनीय है। आदिवासी साहित्य की विधाओं में कविता पर कार्य सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा रही है। इसमें भोगे गए हुए सत्य के साथ साथ आदिवासी समाज के सामाजिक, व्यक्तिक जीवन संघर्ष को अभिव्यक्ति मिली है। इसमें समाज के विभिन्न सामाजिक विद्रोह, नारी के जीवन संघर्ष, उनके विस्थापन को, अशिक्षा, अभाव एवं गरीबी, अस्तित्व के प्रश्न को प्रमुखता मिली है। झारखंड की संथाली कवयित्री निर्मला पुत्तल ने हिंदी कविता में अपनी रचना नगाड़े की तरह बजते शब्द के जरिए अपनी प्रभाव उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीत और वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत कविता संग्रह के जरिए रामदयाल मुंडा जी ने पाठकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कथा लेखन के क्षेत्र में वाल्टर वेंगड़ा, तरुण, पीटर कौल एक्का,
रोज केरकट्टा, मुंगल सिंह मुंडा, विजय सिंह मीणा, ये सब प्रमुख नाम हैं। औपन्यासिक धरातल पर आदिवासी विमर्श की परंपरा 1980 के दशक से शुरू होती है, किंतु महिलांचल में रेणु जी के द्वारा आदिवासी समाज की पीड़ा को जो व्यक्त किया गया है, जब उसने अपनी जमीनी हक से बेदखल होने संथालों को बेदखल कर दिया गया है, तो अपने स्वत्व और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को उसमें दिखाया है। महाश्वेता देवी के उपन्यास 1084 की मां एक सशक्त एवं प्रभावी हस्तक्षेप के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया है। नक्सलवाद के को लेकर एक नए नजरिए से हिंदी जगत को रूबरू कराया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि नक्सली हिंसा ऐतिहासिक परिस्थितियों और एक लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्याय की उपज है। अपने परवर्ती उपन्यासों में महाश्वेता देवी जी ने आदिवासियों की विद्रोही चेतना को अभिव्यक्ति देते हुए हिंदी के पाठकों को बिरसा मुंडा जैसे महानायक से परिचय कराया है। 8वें दशक में वाल्टर भेंगरा ने झारखंड अंचल और वहां के जीवन को केंद्र में रखते हुए सुबह की शाम उपन्यास लिखा, जो आदिवासियों के द्वारा लिखा गया पहला हिंदी उपन्यास है। पिछले दशक में उनके 3 उपन्यास तलाश, गैंग लीडर और कच्ची कली प्रकाशित हुए हैं। पीटर पाल एक्का के उपन्यास जंगल के गीत की सबसे अधिक चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इसमें बिरसा मुंडा के उलगुलान के संदेश को तुम्बा टोली गांव के युवक कर्मा और उसकी प्रिया कर्मी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। रमणिका गुप्ता ने एक उपन्यास लिखा सीता मौसी। कैलाश चंद्र चौहान का उपन्यास भंवर। संजीव और रणेंद्र ने भी उपन्यास लिखे। राजस्थान के बड़े आंदोलन से जुड़े होने के कारण हरिराम मीना के उपन्यास धूनी तपे तीर को भी काफी चर्चा मिली, जिसे विहारी सम्मान भी मिला। हाल में आदिवासी विमर्श पर आधारित उपन्यासों में रणेंद्र ने लिखा है ग्लोबल गांव का देवता, गायब होता देश, ये भी काफी चर्चा में रहा है। कहानी विधा में आदिवासी कलम का कोई चर्चित कथाकार अभी तक नहीं उभरा है। फिर भी वाल्टर भेंगरा के कहानी संग्रह देने का सुख, लौटती रेखाएं, 8वें दशक में पीटर पाल एक्का के प्रकाशित कहानी संग्रह खुला आसमान, बंद दिशाएं, परती जमीन, ये सब इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। रमणिका गुप्ता के कहानी संग्रह बहु जुठाई, केदारनाथ मीणा के कहानी संग्रह आदिवासी कहानियां, पूनम तूसामण के कहानी संग्रह मेले में लड़की ने भी आदिवासी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात अलग है कि इन पर जितनी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। केवल ये आदिवासी पत्रिका के पन्नों में सिमट के रह गया। रोज केरकट्टा ने एक न केवल प्रेमचंद की 10 कहानियों का अपनी मातृभाषा खड़िया में अनुवाद किया, वरन भंवर जैसी महत्वपूर्ण कहानी लिखी। लेकिन उसके बाद आज तक आदिवासी कथा लेखकों ने अपने एकल कहानी संग्रहों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं समझी, या फिर यूं कहें कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में असफल रहे। निष्कर्ष रूप में हम बात करें कि आदिवासी समाज सदियों से जातिगत भेदों, वर्ण व्यवस्था, विदेशी आक्रमणों, अंग्रेजों और वर्तमान में सभ्य कहे जाने वाले समाज तथाकथित मुख्य धारा के लोग, उनके द्वारा दूर दराज जंगलों और पहाड़ों में उन्हें खदेड़ा गया। अज्ञानता और पिछड़ेपन के कारण उन्हें सताया गया। वो निरक्षर थे, उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसलिए ये समाज सदियों से मुख्य धारा से कटा रहा और उससे दूरी बनाता रहा। उनकी लोक कला और उनका साहित्य सदियों से मौखिक रूप में रहा, और इसका कारण यही रहा कि उनकी भाषा के अनुरूप लिपि का विकसित ना हो पाना। यही कारण है कि साहित्य जगत में आदिवासी रचनाकार और उनका साहित्य गैर आदिवासी साहित्य की तुलना में कम मिलता है। आज भले ही आदिवासियों की रचनाओं में एक प्रकार की अनगढ़ता एवं खुरदुरापन दिखे, कलात्मक बारीकियों के आलोक में उनका मूल्यांकन पाठकों और आलोचकों को निराश करता है। लेकिन इसका महत्व इस बात में है कि इसने मुख्य धारा के द्वारा उपेक्षित एवं तिरस्कृत आदिवासी समाज एवं उसके जीवन से व्यापक समाज को परिचित कराने की कोशिश की है।
और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जल, जंगल, जमीन, आज इस पर चिंता पर्यावरण चिंतक व्यक्त कर रहे हैं कि वैश्विक समस्याएं जन्म ले रही हैं। वो भले ही निरक्षर थे, लेकिन उन्हें ये भास था कि जल, जंगल, जमीन संरक्षित रहेगा तो मानव जीवन का अस्तित्व भी रहेगा। इसलिए आदिवासी भले ही अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान से वन अक्षर ज्ञान उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें जीवन का ज्ञान था। और वो हम लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति रहेगी तभी मानव जीवन रहेगा, मानव का अस्तित्व रहेगा। इसलिए प्रकृति की सत्ता को नकारना ठीक नहीं है। अब हम इकाई 4 के अंतर्गत सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अंतर्वस्तु एवं मूल्यांकन, इसमें हम पहले तो इसकी कहानी की भूमिका से परिचित होंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे संक्षेप में। कहानी का कथानक क्या है और जो कथा वस्तु है उसके केंद्र में दलित जीवन है, उसको हम समझेंगे। इस कहानी की मूल संवेदना उसको जानेंगे। भारतीय समाज में मौजूद अस्पृश्यता, असमानता और जो जाति का वर्चस्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और दलित जीवन को समझ सकेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित चेतना के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में दलित समाज के जागरण पर महत्वपूर्ण कार्य किया और अपनी कलम चलाकर समाज का मानसिक परिवर्तन करने का प्रयास किया है। दलित साहित्य आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि वर्ण जाति के वर्चस्व का विरोध, उसे नकारना और इस वर्चस्व के कारण व्याप्त अपमान, अन्याय, असमानता, उत्पीड़न, घृणा, हिंसा एवं लिंग भेद का विरोध। ये कहानी कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से अपना ध्यान आकर्षित करती है। इसमें दलित साहित्य की बुनियादी विशेषताएं वेदना, विद्रोह और नकार है, तो समकालीन ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को भी इस कहानी में बड़े शिद्दत से उभारा गया है। गांव में दलित को छोटी मोटी जरूरतों से इसलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि वो निम्न जाति में पैदा हुआ। ग्रामीण परिवेश में छुआछूत का पालन इस हद तक किया जाता है कि कहानी का चरित्र कमल उपाध्याय भले ही ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो चाय से वंचित रह जाता है क्योंकि वो चूहड़ों के बारात में शामिल हुआ है। हिंदू समाज के व्यवहारिक जीवन में गतिमान जातिगत वर्चस्व, अस्पृश्यता, असमानता, अन्याय एवं उत्पीड़न के सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इस व्यवस्था में वर्चस्व और असमानता को स्थायित्व देने वाली कुछ ऐसी प्रथाएं, परंपराएं और मानसिकताएं जो निर्मित हुई हैं, जो मनुष्य की विरोधी हैं, जो अमानवीय हैं। उन्हीं में एक है सलाम प्रथा, जिसको केंद्र में रखकर कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जातिगत वर्चस्व एवं दमन की मानसिकता को उजागर किया है इस कहानी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 30 जून 1950 को हुआ। ये 4 भाई 2 बहनें थे। इनका परिवार सवर्णों के घर में साफ सफाई या मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उनका जन्म अछूत वाल्मीकि परिवार में होने के कारण उन्हें बचपन से ही अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ा। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर रहे। हिंदी दलित साहित्य का बीजारोपण, संपोषण और संवर्धन करने में इन्होंने बड़ी महती भूमिका निभाई। आज जो दलित साहित्य विकसित होकर महाविशालकाय महावृक्ष बन गया है या वटवृक्ष बन गया है, उसकी जड़ें जमाने में वाल्मीकि जी ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। सदियों से वंचित, उपेक्षित, शोषित, उत्पीड़ित
दलित जीवन की वेदना को वाणी देने का सर्वप्रथम साहस वाल्मीकि जी ने अपनी रचनाओं में किया है। उनकी रचनाएं दलित जीवन के भोगे हुए यथार्थ के विविध पहलुओं से भरी पड़ी हैं। वे अपनी रचनाओं में न केवल यथार्थ का रेखांकन करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए आंदोलन खड़ा करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में कलम चलाकर दलित विमर्श को सशक्त और मजबूत किया है। वे एक सुपरिचित दलित कवि हैं। उनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनका पहला जो कविता संग्रह है, सदियों का संताप, ये 1989 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात 97 में बस बहुत हो चुका, 2009 में अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं आदि कविताएं, कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना जूठन है। ये एक आत्मकथा है और इसका प्रकाशन 1997। सलाम इनका प्रथम कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 2000 में, सन 2000 में हुआ। इसमें कुल लगभग 14 कहानियां हैं। घुस बैठिए, ये इनका दूसरा कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 2003 में राधा कृष्ण प्रकाशन से हुआ। इसके अलावा इनके अम्मा एंड अदर स्टोरीज, छतरी, ये कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। वाल्मीकि जी की आलोचना कृतियों में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य, सफाई देवता, दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, ये सब प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने नाटक विधा में भी काम किया है और इन्होंने 2 नाटकों की रचना की जो अब प्रकाशित हो चुके हैं। 2 चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। वाल्मीकि जी ने हिंदी अनुवाद की क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। अनुवाद विधा में इन्होंने मराठी भाषा, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की रचना का अनुवाद किया है। इनके द्वारा जो अनुवादित कार्य है, सायरन का सहारा शीर्षक से इन्होंने अरुण काले की मराठी कविताओं का हिंदी में बड़े सुंदर तरीके से अनुवाद किया है। यशवंत की मराठी कविताओं का हिंदी अनुवाद इन्होंने इस नाम से किया, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ। कांचा इलैया जो अंग्रेजी के लेखक थे, उन्होंने उनकी पुस्तक, अंग्रेजी पुस्तक का भी हिंदी में अनुवाद किया। अतः वाल्मीकि जी का रचना संसार बहुत बृहद और समृद्ध रहा है। अब हम चर्चा करेंगे जो सलाम कहानी है, इसका कथानक क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की सलाम कहानी का कथानक जो परंपरागत कहानी चली आ रही है उससे भिन्न है। इस कहानी की संवेदना दलित वेदना पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने समाज के निम्न पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की वेदना को उभारा है कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा समाज अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। समाज के पिछड़े, वंचित, सामाजिक मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को क्यों स्थान नहीं प्राप्त हो रहा है। समाज में सदियों से जो चली आ रही मनुष्य विरोधी प्रथा है, सलाम प्रथा को केंद्र में रखकर इस कहानी के कथानक की निर्मित की गई है। सलाम प्रथा के मूल में जो विद्यमान है वो क्या है? जाति प्रथा एवं वर्चस्व की मानसिकता। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से उस वर्चस्व की मानसिकता को बेनकाब किया है और समाज को बताया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कहानी का कथानक सलाम जैसी अमानवीय प्रथा की परिधि में मौजूद शोषण,
और दमन की वर्चस्ववादी व्यवस्था को बदलकर मानवता आधारित समतापरक जाति विहीन समाज की निर्मित की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस कहानी के कथानक का आरंभ एक पात्र है हरीश। हरीश की शादी की रस्म और विवाह मंडप से होता है, जिसकी व्यवस्था में घर परिवार वालों के अलावा उसके प्रिय सहपाठी दोस्त जो ब्राह्मण परिवार से है, कमल उपाध्याय, वो भी उस व्यवस्था में लगा हुआ है। जुम्मन की बेटी से ब्याह करने के लिए जिस गांव में हरीश की बारात आई है, वो रांगड़ समुदाय के लोगों का बाहुल्य और वर्चस्व वहां पे। रांगड़ समुदाय के लोग चूहड़े समुदाय से नफरत करते हैं और जाति पाति का हीनतर व्यवहार करते हैं। वहां सलाम प्रथा की मौजूदगी दलितों को अपमानित करती है एवं हीनतर व्यवहार का साबित करने की कोशिश करती है। रोजगार और शिक्षा के उद्देश्य से गांव से नगरों की ओर आ गए दलित समुदायों में आई चेतना के कारण हिंदू प्रथाओं का विरोध और आत्मसम्मान का बोध जागृत हुआ है। एक ये भी कारण है कि गांव से शहर का जो की ओर पलायन हुआ, उस पलायन के केंद्र में एक ये भी रीजन कारण रहा कि गांव में शोषण उनका ज्यादा हुआ शहर की अपेक्षा। हरीश और हरीश का परिवार दलित चेतना के प्रतीक हैं। वे दोनों देहरादून में एक साथ पढ़ते हैं, सहपाठी हैं। कमल उपाध्याय हरीश के सहपाठी और कनिष्ठ मित्र हैं। वो दोनों अलग अलग समुदाय से संबंधित हैं, तो उन दोनों के मनोभाव और संस्कार के माध्यम से कहानीकार ने उसके बचपन का रेखांकन किया है, कमल का और हरीश का, और ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चों के मनोभाव और संस्कारों के माध्यम से बाल मन की गहनतम परतों को खोला है और खोलते हुए ये बताया है कि स्वानुभूति और सहानुभूति दोनों में अंतर है। तो इस कहानी में स्वानुभूति और सहानुभूति, इनके अर्थ को बड़े रचनात्मक ढंग से कहानी में प्रस्तुत किया है। जब गांव का चाय वाला कमल उपाध्याय को चूहड़ा समझकर चाय नहीं पिलाता है, बल्कि उसे गालियां देते हुए अपमानित करता है, तब कमल को हरीश द्वारा दलित दमन एवं शोषण के बारे में बताई गई सारी बातें सच लगने लगती हैं। यही नहीं, बारात की विदाई जब होती है तो विदाई के समय रांगड़ समुदाय के दबंग दूल्हे को अपने घरों में सलाम पर आने के लिए बाध्य किया जाता है। वो नहीं तैयार होता है तो उसे धमकाया जाता है, उसे गांव से निकालने की धमकी दी जाती है, उसके ससुराल पक्ष को नाना प्रकार की से उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिसका पुरजोर विरोध हरीश और उसके परिवार के लोग करते हैं। अंततः क्या होता है, सलाम पर गए बिना गांव से बारात विदा कर लेने में हरीश को असफलता मिलती है। अंततः वो स्वाभिमान और आत्मविश्वास को बचाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार ये जो कहानी है, दलित चेतना की विशिष्टता की कहानी बन जाती है। इस कहानी के कथावस्तु में के केंद्र में दलित जीवन है। सलाम कहानी दलित जीवन को केंद्र बनाकर लिखी गई। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत कहानी में जो दलित समाज है, उसकी स्थिति परिस्थिति का संवेदनशील चित्रण किया है।
कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के इतने साल हो गए, इसके बाद भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिन गए बरस गए, यातना सही नहीं गई, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी गांव में दलित समाज को छुआछूत और अनेक प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अछूत समझकर छोटी छोटी चीजों से वंचित किया जाता है। इस कहानी में दलित जीवन की जो करुण स्थिति है, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण मिलता है। कहानी में हरीश एक दलित युवक है जो पढ़ा लिखा है। उसकी शादी हो रही है और अपनी शादी के लिए वो, उसकी शादी जिस गांव में हो रही है, जब वो गांव को जाता है तो उसकी शादी में उसके साथ उसका अजीज दोस्त, उसका प्रिय मित्र कह लीजिए, कमल उपाध्याय भी जाता है। कमल उपाध्याय सवर्ण ब्राह्मण है। वो परिवर्तनवादी विचारधारा से जुड़ा है। वो छुआछूत जैसी रूढ़िवादी मानसिकता से ऊपर उठकर दलित सवर्ण भेदभाव को मिटाने में विश्वास करता है और इस कहानी में वो मुखर रूप से इन चीजों का विरोध करता है। कहता है कि जब समाज में सब समान हैं तो ये भेदभाव क्यों? जब समाज में ईश्वर ने सबकी रचना समान की है, किसी का खून अलग नहीं है, तो इस तरह का भेदभाव क्यों? कहानीकार वाल्मीकि जी ने संपूर्ण कहानी इन दो चरित्रों के इर्द गिर्द ही बुनी। कहानी में ये दोनों चरित्र दलित जीवन के यथार्थ को उजागर करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही गांव में दलितों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हरीश की शादी है। उसकी शादी में जो बाराती आए हैं, उनको रात में रुकने के लिए जिस स्कूल में बारात ठहरना है, स्कूल के कमरे के दरवाजे न खोल करके उस विद्यालय का जो हेडमास्टर है, वो ताले की चाबी लेकर दूसरे गांव चला जाता है। उसका चाबी लेकर दूसरे गांव चले जाना यह दर्शाता है कि गांव में दलितों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। किस तरह से उन्हें इस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब वो चाबी लेके हेडमास्टर दूसरे गांव चला जाता है तो बारातियों को स्कूल के बरामदे में ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बरामदा इतना छोटा है कि उसमें इतनी कम जगह है कि जो दूल्हा हरीश है, उसका घनिष्ठ मित्र कमल है, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। पैर फैलाकर वो बैठ नहीं सकते। और गांव में दलितों के इन हालातों पर टिप्पणी करते हुए कमल क्या कहता है कि मैंने सिर्फ किताबों में गांव के बारे में पढ़ा था, लेकिन देखा आज है कि यहाँ पे कितनी हालत खराब है, कितनी दयनीय हालत है, कितना धैर्य है इन लोगों में। तो इस बात को कमल पहले वो सुनता था, लेकिन आज वो वास्तविक रूप से भोगता है, वो देख रहा है। गांव में दलितों के साथ होने वाले भेदपूर्ण व्यवहार से कमल को सवर्ण होकर भी गुजरना पड़ता है। कहानी में के इस प्रसंग की सटीक अभिव्यक्ति हुई है। कमल सुबह जब उठकर चाय की तलाश में गांव का चक्कर काटता है
और रात में उसे एक स्थान पर छप्पर नुमा दुकान मिल गई, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। कमल ने उस बूढ़े से चाय के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, थोड़े समय में मिलेगी। लेकिन बातों बातों में जब उस बूढ़े को पता चलता है, वो पूछता है कमल से, तुम तो शहरी लग रहे हो, यहाँ कैसे आए? क्या तुम गांव में जो बारात आई उस बारात में आए हो? कहता है वो बूढ़ा, क्या चूहड़े की बारात में आए हो? जब वो जान जाता है कि वो चूहड़े की बारात में आया है, तब वो उसे दलित समझकर चाय देने से इनकार कर देता है और यह कहता है, यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में चाय नहीं मिलती, ना हम तुम्हें चाय देंगे, कहीं और जाके पियो। उसका यह कहना गांव के लोगों की भावनाओं को सम्मान को दर्शाता है। और ये सारे संदर्भ गांव में दलित जीवन की स्थितियों को रेखांकित करते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था कैसे किन जड़ बुराइयों से जकड़ा हुआ है। रूढ़िवादिता, अमानवीयता की हद है और इसमें दलितों की स्थिति सबसे दयनीय है। अब हम चर्चा करेंगे इस कहानी की मूल संवेदना क्या है। इस कहानी प्रारंभ से लेकर अंत तक इस कहानी में दलित समुदाय की व्यथा सुनाई। ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने कहानी के आरंभ में दलित समाज की बारात में शामिल लोगों को जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसका बड़े ही संवेदनशील ढंग से चित्रण किया है। बाराती हैं, न उनके लिए पानी की व्यवस्था है, न उनके लिए बिजली की व्यवस्था है, न उनके लिए रहने की व्यवस्था है। वो किस बुरी दशा का शिकार हो रहे हैं, सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं और इन सभी के पीछे केवल एक वजह रही है, बारातियों का दलित होना। बारातियों से बदतर दशा दूल्हे, जो दूल्हा बना है हरीश, और उसके दोस्त कमल की हुई। बहुत ज्यादा थका है, लेकिन वो आराम से उसको बैठने के लिए, पैर फैलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। और दलितों की इस व्यथा को व्यक्त करने के लिए कमल की यह व्यक्ति ही काफी है। वो कहता है कहानी में, रात भर की तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। इस एक वाक्य में संपूर्ण दलित जीवन की संपूर्ण वेदना व्यक्त हुई है। यहां से व्यथा का सिलसिला शुरू होता है, जो आगे चलकर थमने का नाम नहीं लेता है। सुबह जब होती है, कमल को चाय की तलब लगती है और चाय की खोज में भटकता भटकता हुआ गांव में एक जगह चाय की दुकान उसे मिलती है। लेकिन वो दलितों का बाराती होने के कारण चाय से वंचित रह जाता है। ये दलित जीवन की पीड़ा है कि उन्हें अछूत समझकर बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता है और जाति पात के बहाने अपमानित किया जाता है। इसके बाद इस कहानी का सबसे बड़ा प्रसंग आता है, इसमें दलित जीवन की मूल संवेदना अभिव्यक्त होती है। वो प्रसंग क्या है कि दलितों को शादी के बाद सवर्णों के दरवाजे पर जाकर सलाम करना पड़ता है। ये रिवाज है जो बहुत पहले से चला आ रहा है और इसको पालन करना ही है। इसलिए यह रिवाज दलितों के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट करता है
और उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। हरीश ने जब जब किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे पर घूमते हुए देखा तो उसे लगता है जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। गाजे बाजे के साथ घूमता दूल्हा एक निरीह प्राणी दिखाई देता है, एक निरीह जीव दिखाई देता है। किस तरह से वो बेचारा बना हुआ है। तो कहानी के इस प्रसंग में दलित जीवन की जो केंद्रीय संवेदना है वह व्यक्त हुई है। अब हम चर्चा इस कहानी में संक्षेप में करेंगे कि इसमें जो चित्रित अस्पृश्यता, असमानता और जातिगत वर्चस्व है क्या है। अपमान और अनादर की आत्मानुभूत से चोटिल कमल उपाध्याय के जेहन में आज के 15 वर्ष पहले की एक घटना उस सजग हो जाती है और वो स्मृति मात्र से कहानी में अस्पृश्यता और असमानता की तस्वीरें उभर कर सामने ले आता है। कमल अपने दोस्त हरीश को जब पहली बार अपने घर ले गया था उसने अपनी माँ से मिलवाया। उसकी माँ दोनों के लिए खाना लगाती है और दोनों खाना खा रहे हैं। उसने पहला कौर मुंह में रखा ही था कि उसकी माँ ने उसकी जाति पूछी और जैसे ही उसकी माँ को हरीश की जाति का पता चलता है कमल की माँ क्रोधित हो जाती है और कमल को एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार देती है। हरीश को बहुत बुरी तरह से गालियां देती है और घर से भगा देती है। इस दुत्कार और फटकार से हरीश का बुरी तरह से आहत होना और कमल के बाल मन का फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखते रह जाना कहानी के ऐसे संवेदनशील चित्र जिसमें हिंदू सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का वैषम्य उजागर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हरीश और कमल उपाध्याय के बालमन के मनोभावों का बड़े ही मनोहारी ढंग से चित्रण किया है। वो चित्रण करते हुए कहते हैं कहानी में उसे पहली बार लगा था कि कमल और वह दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में कोई फासला है। कमल के बालमन में भी एक दरार पैदा हो गई। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था और उसके मन में ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। हरीश को धुतकार कर भगा देने के बाद कमल की माँ द्वारा पूरे घर में उसकी सफाई की जाती है, जमीन को पवित्र किया जाता है। आखिर ये किस सभ्यता और संस्कृति का सूचक है? अस्पृश्यता के दंश को झेलने वाले समाज के लिए आज भी ढेरों कानून बन गए हैं, संवैधानिक व्यवस्था लागू है, परंतु भारतीय समाज अभी अस्पृश्यता से भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका है। समाज में मौजूद असमानता और जातिगत वर्चस्व ने अस्पृश्यता को वैध बना रखा है। सलाम कहानी भेदभाव की वैधता पर सवाल उठाती है और उसके खात्मे की पृष्ठभूमि तैयार करती है। असमानता और वर्चस्व की मानसिकता सभी वर्णों और जातियों में है। ये एक मनोरोग की तरह व्याप्त है। सलाम कहानी में चित्रित बल्लू राघड़ के वर्चस्व और जातिगत रवैये से लेखक ने असमानता के वैचित्र का सटीक रेखांकन किया है। सलाम प्रथा की परंपरा को बनाए रखकर दलितों के स्वाभिमान को रौंदने की प्रवृत्ति को जिंदा रखने का काम एक राघड़ समाज कर रहा है। असमान हिंदू व्यवस्था में जीने वाले समाजों की इस विडंबना के कारण भारत का पिछड़ापन बरकरार है। सलाम कहानी
ब्राह्मण बालक की आत्मानुभूति और रांघड़ जैसी पिछड़ी जातियों के समुदायों में बरकरार वर्चस्व के भाव के माध्यम से भारतीय सामाजिक संरचना की वैषम्यपूर्ण तहों को बेनकाब करती है तथा बुनियादी बदलाव के लिए ये कहानी उत्प्रेरित करती है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और दलित। सलाम कहानी दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बड़ी शिद्दत से उभारती है। इस कहानी में दलितों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, यथार्थ और वास्तविकता को विवाह प्रसंग के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। नायक इसका जो हरीश है, दलित है, गांव में शादी हो रही है, उसका मित्र कमल उसमें शामिल हुआ है। चूहड़े की बारातियों के लिए जरूरी पानी, बिजली, जगह न मिलना गांव में दलितों की सामाजिक दशा का परिचायक है। कमल को दलित बाराती कहकर चाय से वंचित रखना गांव में दलितों की वास्तविक स्थिति को रेखांकित करता है। हरीश को छुआछूत के अनुभव से गुजरना पड़ता है। उसका यह अनुभव सामाजिक भेदभाव का मार्मिक उदाहरण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी सलाम का केंद्रीय संवेदना दलितों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति से जुड़ी है। इस कहानी में दलित समाज द्वारा सदियों से निभाई जा रही जो सलाम की रस्म है, उसका बड़ा संवेदनशील चित्रण मिलता है। जो ये सलाम की प्रथा है, ये प्रथा कहानी के केंद्र में है, जिसमें दलितों के पूर्वज बिना सहमति के चलाए जा रहे हैं। इस कहानी के संदर्भ में दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को साकार करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम बता रहे हैं कि जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी, उनमें अधिकतर रांघड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को विदाई के पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितनी सदियों से निभाया जा रहा है। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया, जिसे इस तरह से छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है 10 जरूरतें। यह सभी संदर्भ दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की वास्तविकता को रेखांकित करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो प्रस्तुत कहानी में दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन अनुभवों को सटीक अभिव्यक्ति मिली है। निष्कर्ष रूप में इस कहानी के बारे में हम कहेंगे, शहर से गांव में ब्याह के लिए गई बारात से शुरू हुई कहानी का अंत 10-12 साल के बच्चे के मन में बैठी जाति और धर्म की दीवारों की घृणा से होता है। बारात ठहरने के लिए गांव का स्कूल खोल देने की प्रधान की जो हामी के बावजूद बारातियों को ठहरने के लिए एक मात्र बरामदा मिला, बिजली पानी की सुविधाओं से वंचित किया गया, कि वो इस बात को दर्शाता है कि दलितों की क्या स्थिति है। दलित वर्ग में जन्मे हरीश की शादी और उसके दोस्त कमल उपाध्याय का अतिरिक्त उत्साह, घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था में शरीक होना समाज की दूरियों को पाटने की कहानी बन जाती है। बारात में गांव गए कमल उपाध्याय को घृणा, अपमान, तिरस्कार, जातिगत वर्चस्व का एहसास हुआ और उसे चाय वाले चूहड़ा समझकर चाय नहीं देते हैं, उसे हिकारत की नजरों से देखते हैं। और गांव के ही बल्लू राघड़ के लड़के रामपाल ने भद्दी गालियां दी। इस घटना से कमल की संवेदना के तार झंकृत हुआ और उसे 15 वर्ष पुरानी वो बात याद आ गई जो उसके घर में घटी थी। कमल उपाध्याय की आत्मानुभूति से स्वानुभूति और सहानुभूति के प्रश्नों का उत्तर कहानीकार ने बड़ी रचनात्मक कसौटी के आधार पर दिया है। शादी की सुबह सलाम पर बुलाने की हठधर्मिता एवं धमकियों से भरे बिना उस प्रथा को न मानने की कोशिश, हरीश की जो जिद है, वो दलित चेतना की से कहानी को वैचारिक परिप्रेक्ष्य मिलता है और ये पुष्टि मिलती है कि यह कहानी असमानता, अस्पृश्यता, भेदभाव एवं जातिगत वर्चस्व की मानसिकता को बदलने, समता परक समाज के निर्माण की आकांक्षा को साकार करने का लक्ष्य सामने रखती है। संपूर्ण समाज को सामाजिक विषमता की सोच से मुक्त होने की कहानी के रूप में सलाम को पढ़ा जाना चाहिए। यह कहानी इस बात का भी प्रतीक है कि समय के साथ व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। समाज में सभी वर्गों को
जो निम्न पायदान पर रहे, शोषित रहे, वंचित रहे, सबके साथ समानता का व्यवहार, वो ज़रूरत है, समय की आवश्यकता है।